बच्चों डीपीपी नंबर 10, डीपीपी 10 जल्दी से सेट हो जाए। इधर युवराज। बच्चों कल तक ये चैप्टर निपट जाएगा। ओके, अब बच्चों, हाँ क्या चीज, एक सेकेंड बच्चों, ये आवाज बंद करो पहले। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों ग्रेविटेशन थोड़ा सा देखेंगे। अब पहले मैं डीपीपी नंबर 10 देखो। इसमें बच्चों 5 और 7 क्वेश्चन थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक मैंने अभी नहीं करवाया है। अभी मैं आंसर्स बता रहा हूं, वो तुम लिख लो। बीच में ये अखिल और तुम्हारा याद रहे, अभी वार्न कर दिया, अब आवाज नहीं है। अब बच्चों फर्स्ट में आंसर 4, आंसर लिखते चलो। फर्स्ट में 4, सेकंड में आंसर बच्चों सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, फोर्थ में फोर्थ। ठीक है, हाँ एक काम करो, बैग लेके आ जाओ, यहीं बैठ जाओ तुम, आ जाओ जल्दी। बच्चों फर्स्ट में 4, फर्स्ट में 4, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। ठीक है, जल्दी टाइम वेस्ट मत किया करो, काम जल्दी किया करो। ठीक, अब बच्चों फिफ्थ में आंसर दिल्ली। बच्चों इसे बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी पढ़ाया नहीं। सिक्स्थ, इसमें आंसर चेन्नई। सेवंथ में आंसर दिल्ली। एट्थ में आंसर दिल्ली। नाइन्थ में आंसर दिल्ली। 10th में आगरा। 11th में आगरा। 12th में बच्चों आगरा। 13 इसमें आगरा। 14 इसमें दिल्ली। 15 आगरा। 16 बच्चों आगरा। 17 बच्चों इसमें मैंने बताया था आगरा, चेन्नई, दिल्ली। 18 दिल्ली। हाँ आदर्श इधर बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पे आके। जो मैं कह रहा हूं एक बार में सुन लो, वरना यहां आ जाओ, यहां आ जाओ वरना। और बच्चों आप, हाँ आदर्श तुम बताओ, यहां बैठोगे, यहां बैठोगे, यहां बैठोगे? तीन में से कोई एक जगह डिसाइड कर लो। अभी बताओ, मैं परमानेंट वहीं बिठवाऊंगा। बोलो, हाँ बोलो। तो याद रहे, बाकी बच्चे समझ लें, इस बेंच पे किसी को नहीं बैठना है किसी भी क्लास में। तीनों ही क्लास में आदर्श यहाँ के बैठेंगे, किसी और को यहाँ नहीं बैठना। समझ गए? कोई दिक्कत तुम्हें? वो बार बार मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, मैनेजमेंट को भी बोल दूंगा, तुम तीन में से अभी डिसाइड कर लो कौन सी जगह तुम्हें बैठना। बोलो। तो ध्यान रहे बच्चों, कोई भी क्लास में आके इस बेंच पे कोई नहीं बैठे, तुम्हें आके बैठना है, क्लास में मैं चेंज नहीं करवाऊं। तुम इसी क्लास में बैठे हुए मिलने चाहिए, इसी बेंच पे। समझ गए? ओके। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। हाँ अनुरुद्ध, पीछे तुम उठ जाओ वहां से। तुम बता दो इन तीन में से तुम्हें कौन सी बेंच पे बैठना है? दो बची हैं, फर्स्ट सेकंड, बोलो जल्दी बोलो, आ जाओ जल्दी। तुम इधर खिसक जाओ, बैग वैग हटा लो, इधर खिसक जाओ या यहाँ बैठ जाओ। अब याद रहे, तुम भी यहाँ के बैठोगे, किसी भी क्लास में बदलवाऊंगा नहीं। अगर नहीं दिखोगे तो बाहर कर दूंगा, ध्यान रहे। अब बच्चों समझे, मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। हाँ थोड़ा खिसक जाओ, बैग नीचे रख लो, बैठ जाओ। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को भी तकलीफ? बच्चों वैसे टॉपिक अभी उतना डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बता रहा हूं क्यों। बच्चों यहां एक कैविटी है,
तो ये प्लस क्यू है तो यहां कितना आएगा माइनस क्यू, तो इसके ऊपर वाली सरफेस पे प्लस क्यू, क्योंकि नेट चार्ज जीरो। अब ये प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू, इस पे नेट चार्ज क्यू है, तो नेट चार्ज वही होना चाहिए, तो क्यू प्लस क्यू। बच्चों फिर बताता हूं, एक कंडक्टर ए विथ ए कैविटी एज शोन गिवन ए चार्ज क्यू, ठीक है। अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू is inserted in the cavity keeping B insulated from A, then total charge on outside surface। तो बच्चों देखो, ये प्लस क्यू है, इधर क्या इंड्यूस होगा माइनस क्यू, इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था। या बच्चों ये मान लो अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, कैविटी दिया है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, तो प्लस क्यू यहां, इस पूरे पे माइनस क्यू, इस पे टोटल चार्ज बच्चों प्लस क्यू होना चाहिए, तो इसे जोड़ के देखो कितना आ रहा है, प्लस क्यू। सही है, समझ गए हेमंत? तुम भी समझ रहे हो या तुम्हें भी जगह फिक्स करवानी है कोई? ओके बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अब बच्चों बताओ सेकंड क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट? थर्ड बच्चों इसमें किसी को डाउट? ठीक है, फोर्थ बच्चों इसमें कोई डाउट? बच्चों 5 6 अभी छोड़ दो, मैंने टॉपिक बताया नहीं है। सेवंथ बच्चों इसमें कोई डाउट? एट्थ बच्चों मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो बच्चों देखो, 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम्हें दिया है Q2Q माइनस क्यू, इस पे Q, इस पे 2Q, इस पे माइनस क्यू, तो बच्चों इस पे Q है, बताओ सामने वाली सरफेस पे क्या आएगा? माइनस क्यू। टोटल 2Q चाहिए, तो ये 3Q, ये माइनस 3Q। अब माइनस क्यू टोटल चाहिए तो ये प्लस 2Q। क्रॉस चेक करो, Q के सामने माइनस क्यू, इसके सामने ये 2Q। अब बच्चों बताओ टोटल चार्ज माइनस क्यू है, टोटल चार्ज 2Q है, सब सही है। तुमसे क्या कहा है? रेशो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल। इनर पे बच्चों आया -3Q, आउटर पे 2Q, तो इनर -3Q, आउटर 2Q, आंसर बच्चों माइनस का 3/8। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ? अब बच्चों एक बार फिर समझो, कई बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत लग रही है तो उसे ध्यान से समझो, बहुत सिंपल होता है। पहली चीज, नॉर्मल क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं, जब वो बोले तभी डिस्ट्रीब्यूशन करना, अननेसेसरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। उसमें याद क्या रखना है? आमने सामने इक्वल अपोजिट चार्ज, आमने सामने इक्वल अपोजिट चार्ज, और आइसोलेटेड पे कंजर्व रहेगा। अगर दिक्कत लगे तो जैसे मैंने 2 डायग्राम बनाए, उससे कंपेयर करना आसान रहता। जैसे ये क्यू है, ये क्यू है, इसके सामने माइनस क्यू, मुझे टोटल 2Q चाहिए, जोड़ के देखो आ रहा है, मतलब मैंने सही किया। इसके सामने -3Q होना चाहिए, आ रहा है, टोटल -Q चाहिए, जोड़ के देखो आ रहा है, मतलब सही है। तो एक ही डायग्राम में मत बनाओ, अगर दिक्कत लग रही है तो 2 डायग्राम बना लो। बच्चों इतना समझ पाए? ओके अब बच्चों फिर समझो, ये चीज क्लियर है। इसके बाद वो कुछ भी पूछ रहा है, इस सरफेस की इनर पे बताओ, आउटर पे बताओ, वो तुम कर लोगे। समझ गए? 2 ही चीजें हैं, फेसिंग पे इक्वल अपोजिट और आइसोलेटेड पे कंजर्व, बस इतना है, ठीक है। अब बच्चों फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, 10th बच्चों शायद क्लास में कर लिया था, फिर भी कोई तकलीफ? ठीक है, 11th में बच्चों, 11th चलो देख लेते हैं। देखो, in an arrangement two concentric conducting cell center A B Q1 Q2 potential at a distance from origin R less than A। बच्चों देखो,
ये है, ये ए, ये बी, ये Q1, ये Q2, ये R, यहां पोटेंशियल लिखना है। बच्चों इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है वो समझो। बच्चों तीन स्फीयर हैं, तीन स्फीयर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? अर्नब के बगल में जो बैठे हैं, आवाज बंद हो जाए। बच्चों मुझे बताओ, तीन सेल के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहां दो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पॉइंट इसके भी अंदर है, उसके भी अंदर है, तो इसकी वजह से लिख रहा हूं के क्यू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ए। अब बाहर वाले की वजह से के, उसके लिए भी अंदर पॉइंट है, तो उसकी रेडियस क्या है? बी। बस कहानी खत्म। समझ गए बच्चों? ओके, बोलो राहुल कोई डाउट हो इसमें? चेक। बच्चों मुझे वापस बताओ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें किसी को डाउट है? बच्चों देखो इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो। बच्चों बताओ आर पे पोटेंशियल कितना है? ये बच्चों मैं यहां पे पोटेंशियल निकालता हूं, जैसे ये P1, बताओ P पे पोटेंशियल क्या हो गया? P2 कर देता हूं, बोलो बच्चों सेम होगा। अब मैं बोल रहा हूं P2 पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, P2 पे 10 है, तो बताओ P1 पे क्या होगा? 10। सेंटर पे क्या होगा? 10। तो जो इस सेल का पोटेंशियल होगा वही इधर 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 सब जगह होगा। अब क्वेश्चन देखो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर मेटल सेल इज 10 वोल्ट एंड आउटर सेल 5, इसका 10, इसका 5, देन पोटेंशियल एट सेंटर। तो बच्चों जो अंदर वाली सेल होगी उस पूरे में ही पोटेंशियल कितना होगा? 10। तो अंदर अगर 10 है तो उसके सेंटर या कहीं भी निकालोगे कितना होगा? 10। सेम फॉर्मूले से कनेक्ट कर पाए बच्चों? हाँ बोलो। उसका उसका इफेक्ट हम देखते हैं, ये बाहर वाले का ही इफेक्ट है, बट बाहर वाले का इफेक्ट कांस्टेंट है। देखो केवल बाहर वाले को देखो, बताओ अंदर कहीं भी पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई बी, वो फिक्स है। तो इस रीजन में कहीं भी इसका इफेक्ट फिक्स है। अब इसको भूल जाओ, इसमें बताओ पोटेंशियल क्या होगा? ये। तो इस रीजन में इसका भी पोटेंशियल फिक्स है, तो बाहर वाले की वजह से भी इफेक्ट फिक्स है, अंदर वाले का भी इफेक्ट फिक्स है। तो इस पूरे रीजन में कहीं भी हम देखेंगे तो इफेक्ट फिक्स है, तो पोटेंशियल सेम ही आएगा। समझ गए? बोलो बच्चों कहीं तकलीफ हो? अभी ले लेंगे, ठीक। ओके बच्चों अब 13 सेम क्वेश्चन है, इनर का 20, आउटर का 5, बताओ अंदर सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? 20। समझ गए बच्चों? कोई भी तकलीफ? बोलो बेटा। बाहर बच्चों कोई और आवाज नहीं करे। बाहर ऐड होता मतलब कुछ चार्ज वगैरह ऐड कर रहे हैं क्या? अच्छा बाहर पूछा होता। देखो समझो बाहर क्या होता है, मान लो मैं यहां कहीं पोटेंशियल लिख रहा हूं, यहां कहीं देखना इस पॉइंट पे, तो अंदर वाले की वजह से के Q1 बाई आर, इसकी वजह से के Q2 बाई बी, तो वो आर डिपेंडेंट है, आर डिपेंडेंट है। यहां 5 है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि यहां भी 5 होगा, क्योंकि आर बदल जाएगी। यहां तुम नहीं बोल सकते 5, आर बदल जाएगी, लेकिन यहां दिक्कत नहीं, यहां पूरे में सेम होगा। समझ पाए? अब मान लो मैं इस सरफेस पे पूछता हूं तो क्या होगा? या तो पॉइंट चार्ज की तरह से मान लो या अलग अलग लिखो, तो इस पूरे पे पोटेंशियल ये होगा। हाँ बच्चों अभी कनेक्ट कर पाए इसे? चले आगे, ठीक है बच्चों। 14 इसमें डाउट देखते हैं। बच्चों देखो ये बताओ, ये एक क्यू चार्ज रखा है, इससे R/2 पे पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बच्चों। क्यू चार्ज R/2 क्या पोटेंशियल होगा? बोलो बच्चों। आवाज नहीं आई बच्चों। के क्यू बाई R/2। अब इसे भूल जाओ,
खैर बच्चों अब समझो, एक्सपोर्ट ही चल रहा है इसका। खैर बच्चों मुझे ये बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। तीन सेल, तीन सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों की वैसे लिखना हो कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर। बंद कैसे होगा? हाँ ओके चलो बच्चों इसे डिस्कस करते हैं। तब तक पीछे बच्चों हेडिंग ये लिख लो, थोड़ा बहुत मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं जब तक वो स्टार्ट होगा। पीछे राहुल, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूं, मुझे रीजन मत बताना कभी भी। हाँ बच्चों अब इसमें हेडिंग ये लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी करेंगे जब तक ये स्टार्ट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ अब बच्चों लिख लें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, अब बच्चों इसमें पॉइंट बना के लिख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। बच्चों अब इसमें लिखो चार्ज ऑन, चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स। पॉइंट बना के बच्चों लिखते चलें, चार्ज ऑन isolated plates will always remain conserved. Charge on isolated plate will always remain conserved. Charge on isolated plate will always remain conserved. लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बच्चों, मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फेसिंग सरफेस, फेसिंग सरफेस विल ऑलवेज गेट, फेसिंग सरफेस विल ऑलवेज गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। Facing surface will always get equal and opposite charges. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिख लो, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन एक्सट्रीम प्लेट, चार्ज ऑन एक्सट्रीम प्लेट, charge on extreme plate will always be, charge on extreme plate will always be half of, half of, charge on extreme plate will always be half of total charge of system. Charge on extreme plate will always be half of, half of total charge of system. बच्चों मैंने 3 पॉइंट लिखवाए, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो। पहली बात, कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट से क्या मतलब है वो समझो। एक बार रजिस्टर देना बच्चों। देखो ये एक मेटल की प्लेट है, क्या है बच्चों ये? बच्चों आवाज नहीं आई, क्या है ये? मेटल की प्लेट। अब तुमने इसे चार्ज दिया, ठीक है भाई,
सामने से देखने पे बच्चों क्या दिखाई देगा? बच्चों सामने से देखोगे क्या दिखेगा? लाइन। तो बच्चों मैं ड्रॉ लाइन करूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? मेटल प्लेट्स। अर्नब समझ रहे हो? एक्चुअल में ये क्या चीज है? मेटल प्लेट्स। कोई दिक्कत? अब वापस समझो बच्चों, मान लो एक और प्लेट, जैसे ये डीपीपी दे दो कुछ। हाँ, मान लो इस तरह से मैंने दो प्लेट्स रख दी। तो पहला पॉइंट बच्चों मैंने लिखवाया है इधर, अगर ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे टोटल चार्ज क्या रहेगा? बोलो बच्चों, टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। तो वो कोई नई बात नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, तो उसमें मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखवाई है, पता ही होता। अब फेसिंग सरफेस, फेसिंग का मतलब बच्चों ये दोनों, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसे हम बोलते हैं फेसिंग सरफेस। इन फेसिंग सरफेस पे बच्चों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। मान लो यहां 5 है तो यहां -5। कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूं। यहां 5, यहां -5, यहां 10, यहां -10, जैसा हमने सेल में सीखा था। सेल में भी बच्चों फेसिंग सरफेस पे क्या चार्ज था? इक्वल अपोजिट। हमने प्रूफ कैसे किया था? गॉस थ्योरम से। वैसे ही बच्चों यहां भी प्रूफ करेंगे। ये समझ गए? लास्ट पॉइंट बच्चों मैंने लिखवाया है एक्सट्रीम प्लेट। एक्सट्रीम प्लेट पे चार्ज होगा सिस्टम के टोटल चार्ज का आधा। बच्चों मान लो इस पे 5 कूलाम, इस पे 3 कूलाम, बताओ टोटल चार्ज? 5 3, टोटल चार्ज 8, उसका आधा। तो इसको बोला है एक्सट्रीम। यहां कितना आएगा? आधा, यानी कि 4। यहां कितना आएगा? आधा, यानी कि 4। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, बट पॉइंट समझे। अब एक बार बच्चों फिर बताता हूं। बच्चों बताओ, आइसोलेटेड पे चार्ज क्या होगा? आइसोलेटेड पे चार्ज, इसे ड्रॉ मत करो, बस समझ लो, कंजर्व। फेसिंग सरफेस पे चार्ज, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। और एक्सट्रीम ये वाली है, इन पे चार्ज हाफ ऑफ टोटल चार्ज। अब बच्चों समझना। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन कौन? हाँ बच्चों, वापस आ जाएं बच्चों इधर। अब समझो, इस पे 3 कूलाम, इस पे -1 कूलाम। बच्चों बताओ, सिस्टम पे टोटल चार्ज 2 कूलाम, उसका आधा कितना होगा? 1। इधर भी 1। अब बच्चों 3 में 1 इधर आ गया, तो यहां कितना बचा? 2। इसके सामने बच्चों चेक करो, 3। समझ गए? वापस देखो बच्चों, मान लो 4 कूलाम, 2 कूलाम, बताओ टोटल चार्ज 6, उसका आधा, तो यहां कितना आएगा? यहां, ठीक है, 4 में से 3 इधर आ गया, यहां 1, उसका उल्टा। क्रॉस चेक करो, आ रहा है, सही है। समझ गए बच्चों? फिर देखो, अब ऐसा नहीं कि भाई ये 2 के लिए हो। मान लो ऐसे 3 प्लेट्स, इस पे 2 कूलाम, इस पे 5 कूलाम, इस पे -1 कूलाम। बच्चों बताओ, सिस्टम पे टोटल चार्ज 6, उसका आधा 3, तो यहां 3, यहां 2 में से 3 इधर आया, यहां 5 में से 1 इधर आ गया, यहां क्रॉस चेक करो, आमने सामने पे इक्वल अपोजिट है। टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए 2, 5, -1। समझ गए बच्चों? अब मान लो 3 हो या 4 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों मान लो ये Q, -2Q, 3Q, 4Q, बताओ टोटल चार्ज। बोलो बच्चों, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हुआ? 6Q, उसका आधा 3Q, यहां कितना आएगा? यहां, ठीक है,
क्यू में 3Q इधर आ गया, तो यहां यहां अब यहां यहां क्रॉस चेक करो, फेसिंग पे इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट, एक्सट्रीम पे टोटल का आधा है ही, पीछे अमन कृष्णा। अब टोटल चेक करो, इन दोनों का एडिशन Q, इन दोनों का एडिशन -2Q, इन दोनों का 3Q, इन दोनों का 4Q। कोई तकलीफ? क्लियर है? अब ऐसा होता क्यों है वो भी अभी हम सीख लेंगे, बट पहले होमवर्क वाला पार्ट जो चल रहा था वो कंटिन्यू कर ले। कंसेप्ट समझ गए ना बच्चों? अब होता कैसे वो भी डिस्कस कर लें, ठीक है ना, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक? ओके। तो बच्चों डीपीपी में मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा था, उसे तुम देखो। बच्चों ये प्लस क्यू R/2, बच्चों बताओ इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से पोटेंशियल, बच्चों आवाज नहीं आई, KQ/R/2। मान लो बच्चों इस पे चार्ज है Q R/2, यहां P पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल, बोलो बच्चों P पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल, बच्चों आवाज नहीं आई, क्या होगा? तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होगा? अब दोनों एक साथ हो तो मैंने सिखाया है एक एक करके सॉल्व करो। प्लस Q R/2, अकेले इसकी वजह से ये, अकेले बाहर वाले की वजह से ये, तो टोटल 2KQ/R प्लस KQ/R, ये आंसर। आंसर बच्चों मैच करोगे फोर्थ, इधर तुम दोनों, आंसर बच्चों फोर्थ। कोई तकलीफ? ठीक है, आगे चलते हैं। 15 बच्चों याद करो, कल मैंने आते ही से जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था, बाहर वाले को तुम कोई चार्ज दोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अंदर वाले का चार्ज डबल किया है तो पोटेंशियल डबल। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों 15-16 हो गए, 17 इसमें कोई तकलीफ? 18 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं मॉड्यूल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। 17 का पहली वाला, ठीक है। द चार्ज अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस, बच्चों याद करो कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे बता रहा हूं। यहां मान लो Q चार्ज, यहां -Q, यहां मान लो, जब पूरा क्वेश्चन रीड करूं, हाँ +Q, इसे ग्राउंड कर दोगे तो ये वाला ग्राउंड में चला गया, तो यहां क्या बचा? 0। तो आउटर सरफेस पे कितना होगा? 0। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, मेथड भी बता रखा। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों मैं मॉड्यूल वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8। हेमंत तुम वहां से उठ जाओ, इस साइड पहुंच जाओ या आगे आ जाओ, उठ जाओ वहां से। तुम भी अब डेली यहीं बैठोगे, अभी वहां बैठ जाओ, पर ध्यान रखना कल से आके यहीं बैठ जाओ। इधर तुम, याद रहे अमन, कल से यहीं दिखना, कहीं और मत दिखना। और कोई बच्चों फर्स्ट बेंच पे इधर ना बैठे। अब बच्चों मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, मुझे बताओ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किसी को डाउट?
है, देखते हैं बच्चों। इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q surrounded by uncharged conducting hollow spherical cell, let potential difference between surface and solid of outer sphere is 30। ठीक है, नाउ बच्चों ये अभी जो मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं करेगा, उसको चार्ज दो या उससे निकाल लो, जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था अभी भी वही रहेगा, आंसर वही। ठीक है, जो अभी रिजल्ट बताया वही क्वेश्चन। बच्चों 19, इसमें कोई डाउट? 19 देख लेते हैं। देखो, टू आइसोलेटेड मेटालिक solid sphere of radius r2 are charged, both have same charge density, ये 10 sphere are काफी दूर हैं, find new charge density on bigger sphere। ठीक है बच्चों, देखो एक की रेडियस r, एक की रेडियस 2r, दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों बताओ, जो बड़ा रेडियस वाला है उस पे चार्ज कितना होगा? डबल। बच्चों मैंने बताया था जिसकी रेडियस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा। तो मान लो मैं इस पे चार्ज q मानता हूं, तो बताओ उस पे क्या होगा? 2q। क्लियर है? अब ऐसे बच्चों डेंसिटी का याद करो, डेंसिटी का, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, डेंसिटी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसकी डेंसिटी सिग्मा मानता हूं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 2 सिग्मा। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों एक बार डिस्कस करते हैं। देखो पहले बच्चों सेम चार्ज डेंसिटी थी, पहले सेम चार्ज डेंसिटी, न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर, बच्चों बड़े वाले पे नहीं निकालनी। तो बच्चों मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूं, टोटल चार्ज इसका, पहले बच्चों दोनों पे सेम चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, तो पहले चार्ज लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई 2r का स्क्वायर सिग्मा, बच्चों 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। बच्चों पहले टोटल चार्ज ये होगा, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बड़े पे बच्चों मान लो इस पे चार्ज x, इस पे 2x, तो x प्लस 2x इसके बराबर टोटल चार्ज के। तो x बच्चों कितना आ गया? 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 3। बच्चों बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर देखो x क्या है, उस पे चार्ज है, तो इस पे चार्ज बच्चों बताओ कितना होगा? 2x। तो इसकी चार्ज डेंसिटी लिखता हूं सिग्मा डैश बोल लो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया 4 पाई 2r का स्क्वायर। अब 2x 4 पाई 4r स्क्वायर, बच्चों 2 16 पाई आर स्क्वायर, x कितना है? 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 3। बच्चों चेक करो, देखो पाई आर स्क्वायर कट गए, पाई आर स्क्वायर कट गए, 40 बाई 16, 40 बाई 48 सिग्मा, 10 बाई 12 सिग्मा, 5 बाई 6 सिग्मा, 5 बाई 6 सिग्मा। बच्चों पहले सिग्मा कितना था? 12, तो 5 बाई 6 सिग्मा, तो 5 अपॉन 6 इंटू 12, 10 आंसर। एक बार बच्चों फिर बता रहा हूं, देखो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 16 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया 20 पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, उस पे x, इस पे 2x, तो 3x इक्वल टू 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। x बच्चों आ गया 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3। अब इसकी चार्ज डेंसिटी लिखनी है, टोटल चार्ज बाई एरिया, टोटल चार्ज 2x, एरिया 4 पाई 2r का स्क्वायर, 2 ये 4r स्क्वायर,
x की वैल्यू बच्चों ये रख दी, सॉल्व किया, ये आया आंसर 10। बताओ कोई तकलीफ? इधर तुम दोनों बोलो बच्चों, इसमें अभी कोई डाउट? ठीक है, अब फिर देखो बच्चों, ये था पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यू वाला देखते हैं। देखो बच्चों, इनिशियली नो नेट चार्ज, तो बच्चों जैसे ही स्विच बंद करोगे अंदर का चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर। पर अंदर चार्ज क्या है? 0। तो बाहर क्या जाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टिंग वायर, गलत है। पोटें अंदर चार्ज ही नहीं है तो कैसे फ्लो करेगा? दिल्ली वाला बोल रहे हो ना? अच्छा, क्यू ऑप्शन, ओके क्यू ऑप्शन, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बच्चों देखो इधर, जब भी चार्ज फ्लो कर रहा है, जब भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज अगर अपने से फ्लो कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज ही होगी, ये दिमाग में रखो। तो जिस किसी में भी तुम्हारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें एनर्जी डिक्रीज ही हो रही है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो अब बस देख लो, जिस जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा था उसमें डिक्रीज करेगी, जिसमें नहीं करेगा उसमें नहीं करेगी। मैथमेटिकली भी बताता हूं, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की लिखो, फ्लो करने के बाद सिस्टम की एनर्जी लिखो, दोनों को सेपरेट कर दो। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी कम हुई है, निगेटिव आ रहा है मतलब बढ़ेगी। इनिशियली कोई भी एक केस बताओ, मैं उसकी प्रूफ करता हूं। फर्स्ट वाला देखते हैं, देखो बताता हूं। फर्स्ट वाले पे मैं फोकस कर रहा हूं बच्चों, ये क्लियर है ना? और किसी में दिक्कत हो तो वो भी पूछ लेना, फर्स्ट के थ्रू प्रूफ करूं? ठीक है, देखो इसकी क्यू, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसकी सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 2r1 मान लो, इसकी 0, इंटरेक्शन 0। पोटेंशियल, एक सेकेंड कहां पे है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोल रहा है, तो सिस्टम की जिस भी रीजन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वो लेनी है। हाँ बच्चों बताओ, अभी इसमें किसी को डाउट? ठीक है ना, चले आगे बच्चों। हाँ जिसको डाउट हो पूछे। कौन सा वाला? आर वाला। नो हीट प्रोड्यूस, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो एनर्जी कम होगी, पक्का हीट आएगी। तो जिसमें भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें हीट आएगी, जिसमें फ्लो नहीं कर रहा है उसमें नहीं आएगी, उससे जज करना। समझ गए? और बोलो बच्चों, डी वाले का एस, द सेल आई, आई शायद पहली है, हैज नो चार्ज, सही है, उस पर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं बचेगा। इधर बीच में तुम्हारा नाम अखिल था क्या था? हाँ तुमसे ही बोल रहा हूँ, इसके बगल में तुम। हाँ तुम एक बार खड़े हो जाओ, क्या नाम था तुम्हारा? सौमिल, ठीक है ना? वही पर्चा लिख के, पहले भी शायद तुमसे लिखवाया था। ठीक है, तो तुम नए नाम ऐड हो गए हो, सौमिल। तो लिख के पर्चा मुझे दे देना। हाँ बच्चों, अब मुझे वापस बताओ, इसके किसी पार्ट में डाउट? ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं PYQ पार्ट 2 क्वेश्चन 23। बच्चों याद करो, कल मैंने 3 सेल वाला एक क्वेश्चन बताया था, ABC माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, मिडिल सेल का पोटेंशियल पूछा था, ये वही क्वेश्चन है। तो फिर भी अगर डाउट रहे तो पूछ लेना, बट वही क्वेश्चन। चले आगे अब। ठीक है, अब बच्चों जो मैंने तुम्हें टॉपिक बताया था उसका प्रूफ बता रहा हूं। तो उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, वो बच्चों समझें। तो आज की बोनी का जो है नाम लिख लेते हैं, सौमिल है ना? ओके,
तो बच्चों आप समझते हैं, देखो बच्चों इसे लिखना नहीं है, केवल समझना है। इधर याद रहे बच्चों, अब आवाज सबकी बंद हो जाए। इधर युवराज सेकंड टाइम रोक रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम समझो, ठीक। देखो ये बच्चों सिचुएशन है, आइसोलेटेड पे चार्ज कंजर्व होता है, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, वो तो होता ही है। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो मैं प्रूफ कर रहा हूं। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो मैं प्रूफ कर रहा हूं। बच्चों वो देखो, ये Q1 ये Q2। बच्चों मुझे नहीं पता इस पे कितना चार्ज आएगा, मैंने मान लो प्लस एक्स मान ली, कुछ भी आ सकता है, मैंने एक बार प्लस एक्स मान ली। अब इस पे कितना आएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से प्लस वाई मान लो या माइनस वाई मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब प्लेट्स हैं, हो सकता है ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी या इधर होगी मुझे नहीं पता, तो मैंने अपनी तरफ से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, ऐसे बच्चों ये क्यूब जैसी गॉसियन सरफेस, क्यूब या क्यूबॉइड जैसी 3D में है, 3D में मैंने इस गॉसियन सरफेस कंसीडर की, ये समझ गए। अब बच्चों बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बच्चों लिखना नहीं है, केवल समझना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में क्या है, क्योंकि मेटल बॉडी के अंदर है, बताओ यहां जीरो। अब इसके लिए देखो, इसके लिए बच्चों देखोगे तो सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बताओ एंगल 90। तो एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90। तो बच्चों ऐसे डब्बा जैसा हमने एक सरफेस लिए, उसके इधर इधर फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स जीरो, यहां जो होंगी उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर जीरो। तो बच्चों बताओ पूरे डब्बे से फ्लक्स क्या हुआ, बच्चों पूरे डब्बे से फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। अब गॉस थ्योरम तुमसे क्या कहती है, फ्लक्स अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो, तो अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो। अंदर चार्ज कितना है, x और y, x प्लस वाई जीरो, तो x यहां से क्या आ गया, माइनस वाई। समझ पाए बच्चों, याद करो सेल के लिए भी मैंने ऐसे ही प्रूफ किया था। बच्चों फिर समझो, हमने इस तरह से एक सरफेस कंसीडर की, उसके 6 फेस होंगे, इधर वाले फेस मेटल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऊपर वाले फेस पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इधर भी जो फेस लोगे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो सारे फेसेस से फ्लक्स जीरो है, टोटल फ्लक्स तुम्हारा जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो, तो अंदर का चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। अब अंदर चार्ज इसमें x इसमें y, एक्स वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया, जीरो, x प्लस वाई कितना हो गया, जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वाई। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर ये पूरे में x है तो यहां थोड़ा सा कम होगा, सही बात है, तो एक काम ये कर सकते हो, सरफेस बिल्कुल कॉर्नर तक ले सकते हो, बिल्कुल कॉर्नर तक ले सकते हो, या उसी रेशो में वो डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों एक चीज हमें प्रूफ करनी थी, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, उसमें कहीं कोई तकलीफ किसी को। अब वापस समझो बच्चों, इसका डेरिवेशन मैं अभी तुम्हें लिखवा नहीं रहा हूं, एक जगह बता दूंगा, वहां से तुम देख लेना, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है, या हाथों हाथ बता देता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं, चलो। अब दूसरी चीज बच्चों हमें प्रूफ करनी है, एक्सट्रीम पे बताओ चार्ज क्या होगा, एक्सट्रीम पे चार्ज टोटल का हाफ। अब मैं वो प्रूफ कर रहा हूं, वो देखो, एक्सट्रीम पे चार्ज टोटल का हाफ। बच्चों देखो, ये मान लो Q1,
बच्चों मैंने यहां x माना, बताओ यहां कितना आएगा, -x। ये x, ये q1, टोटल q1 है, तो यहां कितना बचा, q1 -x। बच्चों इसे लिखो मत, समझ लो, लिखा हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा, वो रेफर कर लेना। ये q2, ये -x, बताओ बच्चों यहां कितना आएगा, बोलो बच्चों, कोई तकलीफ, क्लियर है। अब जहां मैंने तुम्हें प्लेट सिखाया था, प्लेट पे क्यू चार्ज है, प्लेट पे क्यू चार्ज है या सरफेस पे क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के टर्म्स में Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब समझो, ये पॉइंट मैंने यहां लिया है मेटल बॉडी के अंदर। बच्चों बताओ, मेटल बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ध्यान से समझो, ये +1 लिया, ये +x, कहां फोर्स लगाएगा इस पे, इधर, कितना, x 2a एप्सिलॉन नॉट। ये -x कहां लगाएगा, x 2a एप्सिलॉन नॉट, कट गए। फिर देखो, ये +1, ये कहां फोर्स लगाएगा, इधर, ये इधर, तो इन दोनों का कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। अब बच्चे ये दोनों, बच्चों इसकी वजह से बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा, इधर, इसकी वजह से इधर, नेट 0 होना चाहिए, तो इन दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो उन दोनों का भी कैंसिल आउट होना चाहिए, उन दोनों का कैंसिल आउट होना चाहिए। इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट तो है, इक्वल और प्रूफ करते हैं। तो देखो, Q1 -x 2a एप्सिलॉन नॉट, Q2 + x 2a एप्सिलॉन नॉट, कट गए। Q1 - Q2 2x, x इक्वल टू Q1 - Q2 बाई 2। यहां बच्चों रखता हूं Q1 - Q2 बाई 2। सॉल्व करो बच्चों, Q1 + Q2 बाई 2। ऐसे बच्चों यहां चेक करोगे, ये भी Q1 + Q2 बाई 2 आ जाएगा, x की वैल्यू रखोगे यही आ जाएगा। तो बच्चों समझो, आइसोलेटेड पे चार्ज कंजर्व, उसको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फेसिंग सरफेस पे इक्वल अपोजिट होगा, मैंने प्रूफ करवा दिया। एक्सट्रीम पे टोटल चार्ज का आधा होगा। तो बच्चों यहां देखो, Q1 + Q2 बाई 2, Q1 + Q2 बाई 2, ये भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, समझ के बच्चों। अब इसको बच्चों तुम्हें रेफर कहां करना है वो मैं बता रहा हूं, थोड़ा टाइम अपना बच जाएगा और कुछ नहीं। बच्चों बस ये लिख लो, मॉड्यूल पेज 74 एग्जाम्पल 112, मॉड्यूल पेज 74 एग्जाम्पल 112। तो बच्चों चाहो तो वहां से डायरेक्ट रीड कर सकते हो, या चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। जो मैंने बताया है वही इसमें एक्सप्लेन किया, वही इसमें एक्सप्लेन किया है, तो इससे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। प्रोसेस समझ गए। बाकी बच्चों प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो रिजल्ट याद होने चाहिए, उससे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाए। समझ के बच्चों, बस इतना लिख लो, मॉड्यूल पेज 74 एग्जाम्पल 112। जो मैंने अभी तुम्हें प्रूफ करके बताया वही इसमें पूरा डिटेल में लिखा है, इससे रेफर कर सकते। चलें आगे बच्चों, कोई भी तकलीफ इसमें, चलता हूं बच्चों। अब बच्चों इस पे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम्पल बच्चों आप लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस इन ईच केस। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस इन ईच केस। बच्चों बस याददाश्त के लिए एक आध क्वेश्चन करवा रहा हूं। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस इन ईच केस। अब बच्चों फर्स्ट मान लो इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज -2Q। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लो, मैं चेक कराता हूं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अभी मैंने प्रोसेस समझाई दी है,
बस थोड़ा याद रहे, उस चक्कर में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बच्चों मैं चेक कराता हूं, बताओ टोटल चार्ज माइनस क्यू, तो इधर माइनस क्यू बाई टू, इधर 3Q/2, चेक करो आ रहा है। तो यहां बच्चों -3Q/2, अब इतना चाहिए, तो ये -Q/2, क्रॉस चेक करो, ये बराबर है, ठीक है, फेसिंग अपोजिट है, ठीक है, टोटल देखो आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, बस हो गया। समझ गए बच्चों? कोई तकलीफ? बच्चों हटा दो इसे, बच्चों हटा रहा हूं, ठीक है ना? ठीक। अब एक बच्चों 3 वाला कर लेते हैं। मान लो इस पे Q, इस पे -5Q, इस पे मान लो 2Q। कर लिया? बच्चों देखते हैं, बताओ टोटल चार्ज बच्चों, टोटल चार्ज -2Q, तो इधर आएगा उसका आधा -Q, इधर -Q। अब Q चाहिए, तो इधर +2Q, ठीक है, यहां -2Q, -3Q, मुझे चाहिए 2Q, तो 3Q। क्रॉस चेक करो, आमने सामने इक्वल अपोजिट है, टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इतना समझ गए? अब वापस समझो बच्चों, इसके अलावा बच्चों वो तुमसे पूछता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज डेंसिटी, तो वो समझो। मान लो बच्चों प्लेट्स का एरिया ए कितना है, प्लेट्स का एरिया ए कितना है, ए। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी बताओ क्या होगी। इस वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी, इसकी -Q/A, इस वाले की +2Q/A, इस वाले की, इसकी। समझ गए बच्चों? कोई तकलीफ? ठीक है, फिर समझो बच्चों, वो पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उसको ध्यान से समझना, उसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, वो बता रहा हूं बच्चों, समझो। ये है Q, ये है 2Q। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों उसने पूछ लिया, चार्ज डेंसिटी पूछ ली, अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, बेटर ये कि मत करो। जब डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, वो ज्यादा बेटर। उसने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या मान लो बच्चों इसे माइनस कर देता हूं, ठीक है, अब समझो। उसने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 1 पे, तो +1 रखो, बताओ उसकी वजह से फोर्स इधर, उसकी वजह से इधर, इसकी वजह से Q/2A/0, उसकी वजह से बच्चों डायरेक्शन लॉजिक से ले चुके हो तो माइनस नहीं लिखोगे, डायरेक्शन लॉजिक से ले चुके हो तो माइनस नहीं लिखोगे, 2Q/2A/0 सेपरेट कर दोगे आंसर। मान लो उसने पूछा यहां बताओ, बताओ इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समझ गए? फिर देखो Q, 2Q -2Q, उसने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बचाओ इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से किस तरफ होगा, इधर, इसकी वजह से, उसकी वजह से। अब मान लो इसका लिख रहे हो Q/2A/0, उसकी वजह से 2Q/2A/0, उसकी वजह से 2Q/2A/0, ये कट गए, आ गया इधर। समझ पाए अर्नव? कोई दिक्कत? अब कंक्लूजन समझो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन हर केस में तभी ड्रॉ करना है जब जरूरत हो। अननेसेसरी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्लस माइनस इतनी सारी सरफेसेस हो जाएंगी, आपको कंफ्यूज कर देंगे।
तो जब जरूरत ना हो डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, क्योंकि तुम डिस्ट्रीब्यूट करके जो निकालोगे वही नॉर्मल वे में भी आएगा, लेकिन अननेसेसरी तुम्हारे लिए मेहनत बढ़ जाएगी। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे हम पहले भी कर चुके हैं। पूरे पे चार्ज Q है तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन वायरेक्शन देख के निकाल लो। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अगेन थ्योरेटिकल सा पॉइंट है, तो पहले मैं बस समझा रहा हूं, तुम लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। जो काम के पॉइंट्स होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी जनरल पॉइंट्स मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहां से रेफर कर ले। समझ गए ना? देखो, तो बच्चों हेडिंग ये लिख लो, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर बच्चों पहले भी मैं ये लिखवा चुका हूं, बट हेडिंग बस लिख लो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर लिख लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट बच्चों मैं बता रहा हूं, हाँ बच्चों इसमें लिख लो, रिफर रिफर पेज नंबर 71 ऑफ मॉड्यूल। बच्चों एक पॉइंट लिख लो, रिफर पेज नंबर 71 ऑफ मॉड्यूल। तो बच्चों अब समझो, बहुत सारे थ्योरेटिकल से पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट कलेक्टिवली उसमें लिखे हुए हैं। उसके अलावा जिन जिन पॉइंट्स पे स्पेशली क्वेश्चन बनता है उनको लिख के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, बट जनरल पॉइंट तुम उससे रेफर कर सकते। इधर बच्चों अब समझो, बच्चों अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग केवल समझो, जो पॉइंट मैं बताऊंगा बस वो लिखने ना, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट अपने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, इंसुलेटर मैंने तुम्हें बताया है, इंसुलेटर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है या टाइटली बाउंड? टाइटली बाउंड। तो इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो कई बार डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, वो भी इंसुलेटर ही है। तो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में चार्ज बहुत टाइटली बाउंड होता है, इजीली मूव नहीं करता। अब ये इंसुलेटर है, इसमें तुमने यहां प्लस चार्ज दिया, भले ही रिपल्सन हो वो वहीं रहेगा, यहां माइनस दिया भले ही रिपल्सन हो वैसा ही रहेगा, यहां प्लस दिया भले ही रिपल्सन हो वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन है फिर भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि बहुत टाइटली बंधा हुआ है। तो इंसुलेटर को तुम जैसे चार्ज दे दोगे, जहां चार्ज दे दोगे वो वैसा बना रहेगा। बच्चों लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझना है, चीजें समझनी है, सारा मैंने जो तुम्हें बताया है उसमें लिखा हुआ है। जो जरूरत के पॉइंट होंगे इवन ये भी मैं पहले लिखवा चुका हूं, तुम्हें याद हो इंसुलेटर और कंडक्टर में मैं लिखवा चुका हूं, बट हम सबको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? आगे बच्चों देखो, अब कंडक्टर, बच्चों बताओ कंडक्टर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड या फ्रीली बाउंड? तो कंडक्टर में चार्ज बच्चों फ्रीली मूव कर सकता, ये मेटल है, इवन कोई सी भी सरफेस शेप की हो फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने इसको 2 कूलाम चार्ज दिया, इन चार्ज में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो वो दूर से दूर जाके सेट होना चाहेंगे, दूर से दूर जाके सेट होना चाहेंगे, तो सबसे दूर हो सकता है सरफेस। जैसे बच्चों मान लो ये मेटल की बोतल, इसको मैंने चार्ज दिया, इसको मैंने चार्ज दिया, मान लो इतने हिस्से में चार्ज दिया, तो रिपल्सन की वजह से वो दूर से दूर भागेगी, तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे, और उसमें भी आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं होगा। गॉस थ्योरम से इनर सरफेस में कोई मतलब सरफेस लेके जीरो प्रूफ कर सकते। समझ गए बच्चों? तो बच्चों बताओ, ये आवाज, मेटल, बच्चों मेटल को कोई भी चार्ज दोगे सारा चार्ज कहां आएगा? सरफेस में,
उसमें भी आउटर सरफेस पे। ये चीज समझ गए? ठीक है, अब वापस चलते हैं बच्चों। ये सारे पॉइंट्स बच्चों लिखे हुए हैं, बस तुम समझो। अब बच्चों बताओ, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बच्चों इस पॉइंट को लिख लो, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक बार बच्चों बस ये पॉइंट लिख लो, हालांकि पहले भी शायद मैंने कभी लिखवा दिया हो, बट जो की पॉइंट्स हैं जिन पे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि ये पॉइंट भी मॉड्यूल में लिखा है, बट फिर भी इसको लिखवा के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conducting material is always 0। ठीक है, अब बच्चों पहले समझो, फिर मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तो पहले केवल तुम्हें समझना है। ठीक, देखो बच्चों, ये एक मेटल का स्फीयर है, मेटल का स्फीयर, मेटल का स्फीयर। बच्चों ये मैंने कोई पॉइंट पी लिया। बच्चों बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैंने यहां लिया, यहां, यहां 0। कोई दिक्कत? अब लिखना नहीं है, केवल समझो, बाद में मैं एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा, पर पहले समझो। मान लो मैंने यहां से एक 10 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। बच्चों बताओ, पी पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। बच्चों फिर समझो, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। बताओ पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैंने बाहर से एक 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। बताओ अब पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चिराग समझ रहे हो? अब समझो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वजह से कहां भागेंगे? बच्चों मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो यही एक बोतल है, इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैंने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगाई, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी? अपोजिट, तो वो उधर भागेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो गए, तो यहां माइनस चार्ज, यहां वहां से भाग के इधर आ गए, तो बताओ यहां चार्ज प्लस। समझ गए? अब बच्चों बताओ, ये प्लस ये माइनस, इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस की वजह से इधर। तो बच्चों इधर इन दोनों की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो तरीका क्या है बच्चों समझो, पी पॉइंट पे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बाहर से तुमने कितना लगाया? तो इंड्यूस की वजह से भी 10 ही होनी चाहिए अपोजिट, तभी 0 हो पाए। तो अब बताओ, इंड्यूस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में? इधर। मान लो इसे 110 कर दिया, अब इंड्यूस की वजह से ओके तो ऐसे ही थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे मे बी किसी ने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा हो, उसमें अलक पांडे सर हैं, वो जो कोटा फैक्ट्री में जो एक्टर हैं, जीतू भैया उसे बोलते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप है, अगर किसी ने देखी हो, तो उसमें वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब आपको फिजिक्स किसने पढ़ाई है? तो किसी ने नाम सुना हो, किसने पढ़ाई है? नहीं। तो अगर वो क्लिप किसी ने देखी हो, तो उन्होंने ये बताया था कि उनको फिजिक्स सीएसएस सर ने पढ़ाई है, चंद्रशेखर शर्मा। किसी ने वो क्लिप देखी है क्या? तो खैर ठीक है, समझो, जैसे तुम्हें पता होगा कि भाई वो भी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, जो उसके एक्टर है। तो उनसे एक
इंटरव्यू में अलख पांडे ने पूछा था कि भाई तुमको फिजिक्स इसने पढ़ाई और तुम डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करते थे, तो उन्होंने बताया था कि हाँ इन्होंने पढ़ाई थी ये वो। तो पॉइंट मेरा ये है कि उन्हीं का फोन था तो उस वजह से उठाना पड़ा था। तो खैर कोई नहीं। ओके, नहीं अलख पांडे का, CSS सर का फोन था, CSS सर का फोन था। खैर बच्चों इधर आ जाएं। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझो। बस ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे इससे पहले मैं रेजोनेंस में था, तो वो रेजोनेंस के HOD थे, तो उनसे जान पहचान थी और काफ़ी टाइम उनके साथ काम किया, तो किसी पर्पज़ से उनका कॉल आया था और कुछ नहीं। नहीं वैसा कुछ नहीं है, कुछ और पर्पज़ था। खैर बच्चों इधर समझें। बच्चों चलो अब इधर आ जाएं, टॉपिक पे आते हैं। खैर इतना नोट कर लिया। हाँ बच्चों इससे नोट नहीं करना है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल बच्चों लिखो। देखो ये मेटल स्फीयर, रेडियस R। बच्चों मान लो, बच्चों आवाज बंद, E10J। बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम बच्चों ड्रॉ कर लो। इधर ठीक है। हाँ बच्चों इसमें अब तुम लिख लो P पॉइंट, तो P पॉइंट। अब बच्चों इसमें लिख लो फर्स्ट। बच्चों ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट, तो इसमें बच्चों तुम लिखो फर्स्ट फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चों बताओ आंसर क्या होगा? फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आंसर 0। ठीक है। अब सेकंड बच्चों इसमें लिख लो सेकंड। इसमें बच्चों तुम लिख लो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे होंगे? नीचे की तरफ, और यहां प्लस चार्ज। ठीक है। अब P पॉइंट पे बच्चों बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो हम बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 10J, और इंड्यूस चार्ज की वजह से बच्चों अगर मैं लिखता हूं वो मुझे निकालना है 0। तो अब अगर मैं इंड्यूस चार्ज की वजह से लिखता हूं तो माइनस का 10J। इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर मैं लिखता हूं तो माइनस का 10J। ठीक है, इतना कर लो फिर देखते हैं। इतना समझ गए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूं। इतना कर लिया? कर लो बच्चों, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। अब बच्चों एक बार मुझे फिर बताओ,
मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं 20 I लगाता हूं तो इंड्यूस चार्ज वाली कितनी होगी, -20 I। मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 10I + 20J लगाता हूं तो इंड्यूस वाली -10I - 20J। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत? हटा दूं इसे, ठीक है। अब ऐसे बच्चों देख के आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तो बच्चों आप मुझे बताओ, लिखना नहीं है, अभी देख के बताओ। ये मेटल स्फीयर, बच्चों बताओ इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब फिर समझो, ये Q, ये Q, ये R। बच्चों बताओ इस Q चार्ज की वजह से, केवल इस Q चार्ज की वजह से, बच्चों समझना, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दो। एक मेटल का स्फीयर है, बताओ अभी चार्ज नहीं है, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, 0। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मान लो मैंने बाहर चार्ज रख दिया, बाहर चार्ज रख दिया, अब बताओ P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कोई दिक्कत? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब केवल मुझे ये बताओ उस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, केवल Q चार्ज की वजह से, KQ/R²। तो बच्चों इस पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/R²। तो अब नेट कितना है बच्चों, 0। पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R²। तो बताओ इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होना चाहिए, -KQ/R²। या इसकी वजह से इधर KQ/R² है, तो इसकी वजह से, इंड्यूस की वजह से यहां आएगी। मान लो ये प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस, इंड्यूस इधर आएगी, इसी के बराबर होगी कि नेट 0 हो जाए। समझ गए? अब बच्चों एक एग्जांपल लिख लो। बच्चों मान लो ये +Q चार्ज, ये R वेक्टर, ये पॉइंट P फर्स्ट, ठीक है? हाँ बच्चों इतना नोट कर लिया? कर लिया बच्चों नोट? अब बच्चों इसमें लिख लो फर्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये मेटल के स्फीयर है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट बच्चों फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चों केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों बताओ आंसर क्या होगा, 0। सेकंड बच्चों लिख लो, सेकंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सेकंड पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, at point P due to induced charge, due to induced charge, due to induced charge in vector form, due to induced charge in vector form। तो बच्चों जैसे हमने अभी डिस्कस किया वही है, देखो E नेट 0, E बच्चों एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक इंड्यूस की वजह से 0। अब पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो KQ/R³ इंटू R वेक्टर, याद करो बच्चों। इंड्यूस की वजह से मुझे लिखना है 0।
इंड्यूस की वजह से बच्चों मुझे लिखना है। तो इंड्यूस की वजह से आ गया के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये आंसर। माइनस भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब होमवर्क मैंने कहीं लिखा था, हाँ बच्चों ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि उतना कुछ हुआ नहीं है। तो दो एक क्वेश्चन है बट पुराना तुम रिवाइज कर लेना। बाकी बच्चों इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वो फिनिश हो जाएगा। बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चों अब कल क्लास नहीं है, मंडे क्लास रहेगी। तो मंडे देखते हैं, ठीक है।